क्या गिर जाएगी मोदी सरकार? 16,518 करोड़ का चंदा स्कैम। क्या 2024 में मोदी की बीजेपी की नक्शा बदल देगा? आखिर इस स्कैम का मास्टरमाइंड कौन है? साथ ही आज इस रिपोर्ट में मैं आपको दिखाऊंगी, बतलाऊंगी कि कैसे भाजपा के पास भाजपा को मिलने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड का ग्राफ जितना ऊपर बढ़ता गया, उतना ही 2018 के बाद से अडानी की संपत्ति में इजाफा होता गया। तो पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, दो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स, खोजी पत्रकार रवि नैयर और परंजय गुहा ठाकुरता ने यह दावा किया था कि मोदी सरकार का अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड और चुनावी चंदा सबसे बड़ी वजह है। ऐसे में 2024 चुनाव से पहले जहां बीजेपी विपक्ष के पार्टियों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, वहां सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की ही कमर तोड़ दी है। क्योंकि 2024 चुनाव में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उद्योगपतियों से गुपचुप तरीके से जो मोटा रकम बीजेपी कमाने वाली थी, उस पर अब बैन लग गया है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी को अब हजारों करोड़ का हिसाब देना होगा, पिछले 6 साल का हिसाब देना होगा, और आने वाले चुनाव में जो हजारों करोड़ का मुनाफा या कह सकते हैं कि कमाई भारतीय जनता पार्टी को होने वाली थी, उस पर अब रोक लग गई है। कुल मिलाकर के 6 साल में 16,518 करोड़ का यह स्कैम इसे माना जा रहा है। दोस्तों, अगर 5 साल का सही हिसाब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुनाव आयोग को सौंपती है और चुनाव आयोग उसे सार्वजनिक करता है, पब्लिक डोमेन में रखता है, अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता है, तो सरकार तक गिर सकती है। क्योंकि फिर पता चल जाएगा कि किसने मोदी जी की पार्टी को पैसा दिया है और सरकारी प्रोजेक्ट्स, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कैसे एक के नाम पर किए गए। हो सकता है कि इसमें बड़े बड़े मीडिया हाउस के ओनर का भी नाम सामने आ जाए, ऐसा एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। दोस्तों, अब आप इस ग्राफ को देखिए। चुनावी बॉन्ड से चंदा किस तरह से 2017 से 2023 तक करोड़ों रुपए जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में सबसे ज्यादा गया है। बीजेपी कुल मिलाकर के पिछले 6 साल में 6,567 करोड़ रुपए कमाए हैं चुनावी बॉन्ड के जरिए। कांग्रेस के खाते में 1123 करोड़ रुपए, सॉरी माफ कीजिएगा, टीएमसी के खाते में 1,092 करोड़ रुपए, और बीजेडी जिनकी अभी सरकार है ओडिशा में, उनके खाते में 774 रुपए, डीएमके के खाते में 774 करोड़ रुपए, डीएमके के खाते में 617 करोड़ रुपए। यानी सबसे ज्यादा मुनाफा, सबसे ज्यादा कमाई बीजेपी के खाते में दिखाई दे रही है, 6,500 करोड़ रुपए। और पिछले, दोस्तों, अब देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो 16,500 करोड़ का हिसाब, अब 6 साल का पूरा हिसाब चुनाव आयोग के पास आएगा। एसबीआई जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, ये पूरा का पूरा 16,518 करोड़ का काला चिट्ठा आगे चल के खुलने वाला है। तो किसने दिया ये 16,500 करोड़ रुपए? 6 साल में चुनावी बॉन्ड से भाजपा को 6,500 करोड़ की चुनावी फंडिंग हुई है। कांग्रेस को 1108 करोड़ रुपए के आसपास मिला है। यानी कि 60% चुनावी पैसे या चुनावी बॉन्ड जो है भाजपा डकार करके बैठ गई। लेकिन किससे पैसा खा के भाजपा ने किसका भला किया पिछले 6 सालों में, वो भी दोस्तों आप देख लीजिए। मैं ग्राफ के जरिए आपको दिखाऊंगी, हवाई बातें नहीं करूंगी। जैसे जैसे हर एक चुनाव में भाजपा को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड की राशि बढ़ता गया, गौतम अडानी एवं उनकी परिवार की संपत्ति में कई गुना इजाफा होता चला गया। फोर्ब्स की इस रियल टाइम लिस्ट के मुताबिक 2016 में संपत्ति में महज जो है
2016 में अडानी के पास 3.5 अरब डॉलर संपत्ति थी। इसके बाद 2017 में ये 5.8 अरब डॉलर पर पहुंची। 2018 में 9.7 अरब डॉलर हो गई। 2019 में थोड़ा सा इसमें गिरावट आई थी, लेकिन 2020 में 8.9 अरब डॉलर। इसके बाद उनकी संपत्ति में जबरदस्त इजाफा होना शुरू हुआ। 2021 में 50.5 अरब डॉलर, जबकि 2022-23 में ये 140 अरब डॉलर पहुंचा, जो हाल ही में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद में इसमें घाटा जो है देखा गया। अब आप खुद देखिए कि किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड में भाजपा का ग्राफ जो है वो ऊपर बढ़ता गया और उधर अडानी की संपत्ति में इजाफा होता चला गया। अब ये दो चीज प्रोपोर्शनल है, यानी एक बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है। अब अगर जो आप सोच रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर इंटरनल कोई घपलेबाजी ना हो, जैसा एसबीआई आंकड़ा सीधा सीधा जारी कर दे और वो चुनाव आयोग तक पहुंचे और चुनाव आयोग उसे पब्लिक डोमेन में डाल दे, फिर ये रिश्ता यानी एक तरफ मोदी एक तरफ अडानी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों, आपको मैं बता देती हूं कि चंदा लेने के 4 तरीके हैं: कैश, इलेक्टोरल बॉन्ड, विदेशी कंपनियों से चंदा, कॉर्पोरेटिव से फंडिंग। कैश का चंदे वाला धंधा आखिर कैसे चलता है? कोई भी व्यक्ति 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा किसी पार्टी को कैश में, नकद में दे ही दे सकता। 2000 से ज्यादा का चंदा या तो चेक, या तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए देना होता है। पहले यह लिमिट 20,000 रुपए थी, जिसे अरुण जेटली और मोदी जी ने मिलकर के 2000 रुपए कर दिया। मतलब 20,000 रुपए देने तक आपको बताना पड़ता था कि किसने किसको चंदा दिया है। लेकिन 2018 में एक फाइनेंस बिल जो है मोदी सरकार लेकर के आती है और इसे बदल दिया जाता है। महज 2000 रुपए के बाद से जितना भी पैसा आप इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए देना चाहते हैं, उनका नाम ठिकाना, किसने किसको दिया, इसका पता नहीं चलेगा। इसे गुप्त रखा जाएगा। और यहीं पर पार्टियां करती हैं देश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी। यहीं से शुरू होती है चंदे की खेल की काली दुनिया। और पिछले 6 सालों में इस काली दुनिया में भाजपा ने कितने घाट का पानी पिया है, वो साफ हो जाएगा 13 मार्च को। और 13 मार्च को अगर यह पता चल जाए कि इसमें ये व्यक्ति शामिल हैं, इनको खूब मलाई खिलाया गया और इन्होंने भी खूब मलाई खिलाई है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को, फिर आप समझ सकते हैं कि 13 मार्च को क्या होगा। सरकार तक गिर सकती है 2024 चुनाव से पहले। अगर पता चलता है कि ये पैसा देने वाले और पैसे लेने वालों में दोनों तरफ से सौदेबाजी हुई है, तो सरकार गिरेगी। दोस्तों, अगर इन दोनों व्यक्ति, इनकी अगर जिंदगी देखा जाए, करियर देखा जाए, तो कैसे एक साथ इनका ग्राफ बढ़ा है, ये 13 मार्च को आपको पता चल जाएगा कि आखिर इन दोनों में कोई संबंध है भी कि नहीं। चाहे गोदी मीडिया कितना भी कोशिश कर ले इसे अरुण जेटली के तौर पर दिखाने का कि ये अरुण जेटली बतौर वित्त मंत्री रहते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के आए थे और आज वो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो उसे असंवैधानिक करार दिया गया। इसमें भारतीय जनता पार्टी, इसमें मोदी जी का कोई श्रेय नहीं है, इसमें मोदी जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन पिछले 6 साल में, अभी तो 2019 में उनकी मौत हो गई थी, वो तो अब ऊपर चले गए। अब वो कहीं ना कहीं अरुण जेटली हैं, लेट फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, आज फाइनेंस मिनिस्टर पिछले इतने सालों से निर्मला सीतारमण है और दोनों का इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं आता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, इलेक्टोरल बॉन्ड पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लताड़ा है, और इसके बाद ना तो पीएमओ से और ना ही फाइनेंस मिनिस्ट्री से, निर्मला सीतारमण की ओर से कोई भी ट्वीट जारी किया गया, ना ही किसी तरह का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। लेकिन हर कोई जानता है कि बीजेपी में बगैर मोदी के परमिशन के एक पत्ता तक नहीं हिल पाता। ऐसे में सिर्फ अरुण जेटली में यह दम तो नहीं हो सकता कि वो 2018 में इतनी बड़े पैमाने पर कानून में बदलाव लाए और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए एक अलग ही धंधा चालू करे। इसके पीछे क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी को पता नहीं था कि इसके जरिए काले धन को सफेद किया जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी इस काली दुनिया के जरिए
कहीं ना कहीं चुनावी फंड इकट्ठा करना चाहते थे और जो भी कंपनी, जो भी उद्योगपति उनके मदद में खड़े नजर आते, उनका बाद में उन्हें खूब मलाई खिलाया जाएगा। क्या अडानी के साथ भी ऐसा ही हुआ? इसका खुलासा 13 मार्च को हो जाएगा। लेकिन इन दोनों ग्राफ के जरिए मैंने आपको समझाया किस तरह से ये दो व्यक्ति, एक का इलेक्टोरल बॉन्ड में इजाफा होना तो दूसरे का संपत्ति में इजाफा होना, ये दोनों प्रोपोर्शनल है। एक बढ़ता गया तो दूसरा भी बढ़ता गया। इस पूरे विषय को आप किस तरह से आंकते हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ, विश्लेषण के साथ पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।